निपुण का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसमें इनिशिएटिव का अर्थ क्या हुआ? पहल मीन्स क्या होता है? द प्रॉब्लम विच इज टू बी सॉल्व्ड। जिस समस्या को हल करने के लिए कुछ किया जाए उसे पहल कहते हैं। समस्या क्या है? कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे हम, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, मतलब धारा प्रवाह पढ़ने में। ये भाषा शिक्षण के 8वां आयाम है स्वतंत्र पठन। कितने आयाम है भाषा शिक्षण में? कौन कौन से? कोई बताएंगे? बोलिए, तेज से बोलिए। भाषा शिक्षण के 8 आयाम बताइए। मौखिक भाषा का विकास, मन जागरूकता, धारा प्रवाह, पठन, समझ। नहीं, बैठ। ये 8 आयाम ये हैं। मौखिक भाषा का विकास नंबर 1, ध्वनि जागरूकता, वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान, धारा प्रवाह पठन, समझ, लेखन, स्वतंत्र पठन। ये 8 आयाम हैं। तो बच्चे को मौखिक भाषा विकास से स्वतंत्र पठन तक ले जाना है। तो मौखिक भाषा विकास, जैसे अभी मैं चर्चा किया हूं, कोई भी बच्चा जब जन्म के बाद भाषा सीखना प्रारंभ करता है, उसका मौखिक भाषा विकास होता है। पहले वो पढ़ना लिखना नहीं सीखता है। अभी जो आप बताए हैं कि 3 वर्ष तक वह बोलना सीख रहा है, वाक्य बोलना, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। तो क्या वह 3 वर्ष में जो वाक्य बोल रहा है, तो क्या वह पढ़ के और लिख करके स्कूल जाकर के सीखा है? कहाँ सीखा है? वह कहाँ सीखा है? परिवेश से सीखा है। कहाँ सीखा है? परिवेश से सीखा है। उसी तरह से हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं सीखने के लिए। किसके लिए आते हैं? सीखने के लिए। अब कैसे सीखेंगे? वो परिवेश से सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैसे सीखेंगे? अगला बिंदु नोट करिए। ये जो आज शैक्षिक समाज में निकल के आ रहा है, इसको बिल्कुल नोट करते जाइए। हमारे स्कूल का वातावरण, परिवेश, वातावरण अथवा परिवेश सीखने का होना चाहिए। अब ये स्कूल कक्षा की बात नहीं हो रही है, ग्राउंड की बात हो रही है, गेट की बात हो रही है। मतलब विद्यार्थी के संपर्क में हम जब कभी भी आए तो सीखने के लिए विद्यार्थी के लिए हम एक टूल्स हैं, एक आदर्श हैं। हम विद्यार्थियों के लिए हीरो हैं। विद्यार्थी हमको देख करके सोचे कि इनके जैसा हम बने। कभी विद्यालय को देख करके विद्यार्थी को लगे कि हमारा स्कूल है, उसके अंदर भाव जागृत हो। आज भी मैं सुरवार विद्यालय जाता हूं, तो जिस पेड़ के नीचे, कटहल का पेड़ अभी सूख गया है, मैं वहां जाके खड़ा होता हूं 2 मिनट के लिए, और मैं याद करता हूं किसी पेड़ के नीचे मैं बैठ करके मैं पढ़ा हूं। और जो बिल्डिंग बनी हुई है, पहले का एक कमरे बने होते थे, हम लोग गोबर से लिपते थे, यही शिक्षा ग्रहण हुई है। वो क्या होता है? एक भाव जागृत होता है हमारा। ऐसे स्कूल के प्रति विद्यार्थियों का एक अपरत जागृत हो, इसके लिए पूरी जवाबदारी किसकी है? शिक्षक की है। कैसे? जब हम उसे अपना मानेंगे। अपना मानने का उदाहरण आपको 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी के घर में माता पिता का कोई यदि दिव्यांग बच्चा पैदा होता है, बहुत निःशक्त होता है, उसे क्या करते हैं? जब तक उसके शरीर में सांस होती है उसका पालन पोषण करते हैं। दूसरी चीज, बस कितना खचाखच भरी हो, कोई भी महिला अपने बच्चे को लेकर के जब चढ़ती है, जितना अपना ध्यान नहीं रखती है, बच्चे को ध्यान रखती है कि इसको हवा लगे, इसको धक्का न लगे, इसको कोई कष्ट न हो। और कितनी भी थक जाएगी, उसको नीचे जमीन में ही रखेगी, कहीं भी नहीं रखेगी। अपने गोदी में हमेशा लिए पूरी यात्रा, चाहे 3 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, करती है। क्यों? अपना मानती है। हम भी बच्चे, स्कूल के बच्चों को अपना माने, पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि अपने हैं, बस भावात्मक बात मैं कर रहा हूं, पूरी समस्या सॉल्व। अगली चीज,
यहां तो क्लियर हो गया कि पढ़ने और लिखने जानने से पहले बच्चे कुछ सीखते हैं, वही बोलते हैं। अब अंग्रेजी की बात हुई। हमारे स्कूल कैंपस में बच्चा आया, 4 जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जैसे हिंदी सीखता है सुन करके, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ता है किताब को, फिर लिखता है। आप ध्यान दीजिए, अपनी स्कूल में अंग्रेजी के साथ आप क्या इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं? होना चाहिए हमारा ये सीक्वेंस, और हम करते हैं इस सीक्वेंस में। क्या करते हैं? लिखो, चलो वर्कबुक भरो। वर्कबुक में क्या भरो? किसी से किताब देख करके उतार लो, इसका कर लो, तुम उसका ये भर दो। क्या हुआ? ये विदाउट अंडरस्टैंडिंग हुआ। जबकि निपुण में बात की गई है कि जो भी बच्चा सीखे विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। यदि हम उसे लिखवा रहे हैं पूरा दिन बिना समझे, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। बिना समझ करके बस उतार रहा है, क्या अर्थ निकला उसका? पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें लिखाने से पहले। इसलिए इट इज कंपल्सरी इन द आवर स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौखिक भाषा विकास, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट तब होगा जब हम उस भाषा के शब्दों से बच्चे को परिचित कराएंगे। अब किसी भी भाषा को सीखने का सबसे प्रथम जो आधार होता है, गीत, कविता। बच्चा भी जब बड़ा होता है धीरे धीरे आप देखेंगे, उसकी दादी लोरी सुनाती है, गीत सुनाती हैं, कविताएं सुनाती हैं, और बच्चा यहां तक कि खेल भी खेलता है, उसके खेल में भी गीत समाहित होता है। अत्ते से पानी, घोर घोर रानी। क्या है? पानी और रानी। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? राइमिंग, तुकांत। जब राइमिंग होती है तो मजा आता है, उसी पर उस जब गिरते हैं। बहुत जरूरी है कि हम स्कूल में इंग्लिश पोयम हमको याद होनी चाहिए, पहले शिक्षक को और बच्चों को याद कराएं पढ़ने और लिखने से पहले। और बच्चा याद कर लेगा कब? जब उसको हम आनंद के साथ सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे? आनंद के साथ। अब आनंद शब्द आ गया। श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, लेकिन कथावाचक उसको सुनाते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ बैठ करके सुनती है। क्यों? क्योंकि भीड़ को आनंद आता है। कैसे आता है आनंद? कैसे सुनाते हैं वो? आप देखते होंगे कि संस्कृत में श्लोक बोलेंगे, हिंदी में अर्थ बताएंगे, और 15-20 मिनट के बाद एक गीत संगीत होगा, फिर इसके बाद फिर सुनाने लगेंगे। सेम सिचुएशन हमारी क्लास पोजीशन में क्या हम करते हैं? बच्चे के साथ आप बढ़िया, हमारी फिल्म क्लासेस में दरी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, टाट हटा दीजिए, दियो तो पूरा दरी बिछा दीजिए, बच्चे को बैठा दीजिए गोले में, आप बीच में बैठ जाइए, उनसे आप हालचाल पूछिए केवल। अब तब तक पूछिए जब तक वो अपनत्व का भाव नहीं आ जाए। क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है? आज का खाए क्या है? नहा है कि नहीं नहाया है? कौन कौन किताबी दिखावा तो उसे क्या बनत है? चला ये चीज खेली, चला वो करी। ये जब उससे हम बात करेंगे उस तरह से, क्या होगा उसमें? उसको मजा आएगा। बच्चों की एक आदत होती है, आप ध्यान से देखे होंगे, गांव में बच्चा सयानों के पास भी उसी के पास बैठता है जो उनकी बातों को ज्यादा सुनता है। देखें आप, जो जो बताता है उसकी बात को जो ज्यादा सुनता है। उसी तरह से टीचर स्कूल में भी आप देखे होंगे, बच्चे उसको ज्यादा मानते हैं जो टीचर बच्चों की बात को ज्यादा सुनते हैं, भगाते नहीं हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। जब कुछ बताते हैं तो क्या करते हैं? सुनते हैं। अब बच्चे की भाषा ध्यान से सुनी चाहिए, गौर से। तो हम अपनी स्कूल में लिसनिंग से शुरू करें। लिसनिंग तब होगी बच्चों की जब हम उनको स्पीकिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, बच्चा कब सुनेगा?
उसके घर में तो हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी तो अंग्रेजी तो सुनेगा नहीं। अब ओनली वन रिसोर्स दैट इज टीचर, उसके जीवन में केवल शिक्षक ही एक रिसोर्स है, संसाधन है। हम उसको सुनाएं, और कैसे सुनाएं? बोल करके। और जब इस प्रक्रिया में आप आ जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा था कि प्रेयर में इंग्लिश डाल दीजिए, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट, कम, प्लीज गिव योर पेन, गिव योर कॉपी। थोड़ा हम जब यूज करेंगे, एक दो पोएम उसको याद कराएंगे, उसको आनंद आएगा और वो सीखेगा। यदि आप करके नहीं देखे हैं तो पुनः करिए, इसलिए कि मैं पहले भी बहुत बार मैं बोल चुका हूं इसको करने के लिए। अब उसके लिए एक चीज और ध्यान देना है, कक्षा में चाहे छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे जो ज्यादा प्रभावी शिक्षक होते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। किताब देख करके पूरा ना पढ़ाएं, चाहे छोटी कक्षा या बड़ी कक्षा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। मतलब यदि आप बार बार किताब देखेंगे, फिर बोलेंगे, फिर किताब देखेंगे, ठीक है पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन प्रभावी नहीं रहेगी। प्रभावी के लिए हमसे बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम कविता याद करने के लिए कह रहे हैं, तो पहले टीचर उनके सामने स्वयं सुना दे, किताब बिना देखे, फिर उनको याद करने के लिए बोलिए। समस्या तब होगी जब वो सुनाएगा, आप किताब से देखेंगे कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एक बहुत व्यवहारिक मैं चर्चा कर रहा हूं, बच्चे को मैं बोला हूं कि याद करके आओ, और जो सुना रहा है उसका मिलान हम किताब देख करके कह रहे हैं। बच्चे को पहाड़ा याद करने के लिए दे दिए, पहाड़ा का मिलान पहाड़ा वाली किताब से हम कर रहे हैं, सही सुना रहा है गलत सुना रहा है, तो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी तब होगा जब हमसे भी याद होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी थी हमको बताने के लिए वातावरण निर्माण का। इसकी मैं चर्चा इसलिए किया कि हमारे स्कूल कैंपस में सीखने का वातावरण बनना चाहिए। जितेंद्र आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक दो बार प्रशिक्षण में चर्चा किया था। इनकी नई नियुक्ति हुई, नियुक्ति के बाद इनके स्कूल में लगभग 1 महीने के बाद में गया, 2 महीने के बाद मान लीजिए। रजहाट टीकर में पदस्थ है, पहले भी शिक्षक थे वहां पर। पहले की सिचुएशन भी मैं देखा था 2 साल पहले भी। बच्चे वही हैं, वही गार्जियंस हैं, वही स्कूल से है। जितेंद्र के आने से क्या परिवर्तन हुआ उसको मैं बता रहा हूं। इनसे जब चर्चा किया, ये बताते हैं कि सर इतने बच्चों से इंग्लिश पढ़ते बनता है, इतने बच्चे डेज ऑफ वीक जानते हैं, इतने बच्चे नेम ऑफ मंथ्स जानते हैं, इतने बच्चे इतने स्पेलिंग याद कर लिए हैं, इतने बच्चे सर हिंदी पढ़ना जानते हैं। ये सर बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, 2-4 इनको भी सिखा रहा हूं। इतने बच्चों से जोड़ना घटाना गुणा बनता है, इससे भाग भी बन जाता है। पूरे स्कूल को इन्होंने हमको क्लासीफाई करके बताया, हम बहुत खुशी हुए। फिर बोले कि आप लाइए, कहाँ लिखे हैं। 4 पेज का ये पूरा अपना लेसन प्लान दिखाए, जो इनको पढ़ाना था तो उसको दिखाते हैं कि ये चीज सर मैं पढ़ाने के लिए साल भर सोचा हूं, ये हमारे बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं पर फोकस होकर के मैं काम कर रहा हूं। और 50% बच्चे अच्छी तरह से सुनाए, इंग्लिश में संडे मंडे ट्यूजडे सुनाए, जो कि यही लगता था पहले कि ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे। बच्चे भी वही है, स्कूल भी वही है, परिवेश भी वही है, अभिभावक भी वही है। एक टीचर के आने से क्या परिवर्तन हो रहा है। आपके यहाँ कोई अच्छा टीचर आता है, एक टीचर चला जाए तो परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं न कहीं शिक्षक का अस्तित्व है। तो पहली बात तो यह है कि अभी मैं चर्चा कर रहा था बहु कक्षा शिक्षण की, जो कक्षा 1-2 के लिए मल्टी क्लासेस, मल्टी बुक्स। मल्टी क्लासेस में कक्षा 1-2 हो गया, आप 3 भी कहीं पढ़ाते होंगे, अपने स्कूल में अकेले होंगे तो 5 तक भी पढ़ाते होंगे। अब इसको हम कैसे मैनेज करें? इसको मैनेज करने के लिए सबसे सरल उपाय है, सबसे सिंपल सा उपाय है कि अपनी टीचर डायरी में हम उनको जो सिखाने वाले हैं तो एक सूची बना लें पहले, पूरा नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम साल भर पढ़ाते हैं, बच्चों से कुछ नहीं बनता है, तो कम से कम एक इतनी सूची तैयार कर लें कि इस योग्य हो जाए, वह अगली कक्षा में कुछ जानकारी लेकर के चला जाए, कक्षोन्नत जब हो। तो जब एक बार सूची हमारी तैयार हो जाएगी तो हमारे लिए क्लियर होगा। जैसे भी मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो कक्षा 2 के बच्चों से एक कविता आनी चाहिए,
एक दो कहानी ऐसे ही बोले जिसमें कुछ इंग्लिश के सेंटेंस, इंग्लिश के वर्ड का यूज करे। आसपास की जो कुछ चीजें दिख रही हैं तो उसको इंग्लिश में बता दे। मैं उससे पूछूं क्या है तो फाइन बोल दे, भले स्पेलिंग एफएन ना बने उससे, इतना तो कम से कम उसका थोड़ा सा हम क्रिएट कर दें, जागरूक कर दें, उसको अवेयर कर दें सीखने के लिए। फिर ABCD से कम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय जो है रोज यदि आप बोल करके कराएंगे तो एक एक लेटर से एक एक वर्ड जो है बोलना सीख लेगा। अच्छा, सीखते बहुत तेजी से हैं, आप उनकी प्रैक्टिस तो कराइए, बोल करके, हंस करके, हंसा करके, उनको बाहर निकाल करके कक्षा से, उनको आप रिपीट करा करा करके, बोल बोल करके। और दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रशंसा। यदि जिस बच्चे से कुछ भी नहीं बनता है और आपने उसे सिखा दिया एक लाइन और उसकी प्रशंसा आप पीठ थपथपा के कर दिए कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, और अच्छे सीखो, 4 चांद लग जाएगा अगले दिन से। मतलब किसी भी बच्चे को प्रशंसा से हम आगे ले जा सकते हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए 2 चीजें होती हैं, या वो शौक से सीखता है अथवा खौफ से। ये मानव जीवन का एक उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया में। हम भी कोई भी चीज सीखते हैं शौक से या खौफ से। कोई भी काम करते हैं 2 ही चीजें रहती हैं, एक तो डर रहता है, भाई नहीं करेंगे तो ऐसा नुकसान होगा, खौफ है, या हमारी शौक है, चाहे स्वास्थ्य के बारे में ले या शिक्षा के बारे में ले बात करें। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज टोटली प्रोहिबिटेड। अब पनिशमेंट तो देना नहीं है उनको, भावनात्मक पनिशमेंट न दें। पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? पनिशमेंट उनको इस तरह से दें, थोड़ा सा उसी शैक्षणिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए। नहीं लिखा है तो 3 बार लिख करके दिखाओ इसको, चलो तुम यहां से वहां तक पैदल जाकर के 4 बार बोलो, उसमें सीखेगा ही, वो बोलेगा ही। और एक चीज और होती है, किसी चीज के पीछे यदि हम लग जाएं, हमारे स्कूल का वातावरण मान लीजिए कि बहुत ही खराब है, आप पीछे ही पड़ जाइए कि 1 सप्ताह हम केवल एक पोएम ही सिखाएंगे, तो ये तो निकल करके आएगा। जो अभी 4 महीने में हुआ कि कुछ नहीं पढ़ाए हैं, कुछ नहीं मतलब सीख पा रहे हैं, तो एक हमारी पर लिस्ट तैयार होगी कि एक पोएम बनती है, फिर हिंदी की पोएम बनती है, हिंदी कहानी बनती है। अब उसको जोड़ना घटाना में ले जाएंगे सिंपल करके, और उसको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे। मतलब पहले कुछ वस्तुओं को रख करके सीधे सीधे सिखा करके फिर संख्यात्मक रूप से ले जाएंगे। आप देखिए बहुत अच्छा उसका प्रभाव मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि सिखाने में मेथोडोलॉजी, पेडागोजी और स्किल का बहुत महत्व है। बहु कक्षा शिक्षण कक्षा 1-2 यदि आप करते हैं तो आपकी शिक्षक संदर्शिका में कक्षा 1 के लिए अलग लेसन प्लान दिया है, कक्षा 2 के लिए अलग दिया है, और एक साथ दिया हुआ है। देखें इसको। अच्छा, उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं फार्मूला बता रहा हूं। 1 सप्ताह का लेसन प्लान आप एक साथ पढ़ डालिए पूरा, और एक साथ पढ़ने के बाद फिर आप लगाइए कि हम उसको डे बाय डे कैसे दूसरे भी हिसाब से हम सिखा लें। वो सुझावात्मक गतिविधियां हैं। यदि आपको लगे कि इससे अच्छा मैं सिखा सकता हूं तो अपने से आप गतिविधियों को निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि जो किताब में बहुत सारा लिखाने की पद्धति जो लिखी है, हमारे पास दूसरी टेक्निक है, हम इसको ऐसे सिखा देंगे, बच्चे सीख जाएंगे, बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के बच्चे से आना चाहिए। लास्ट में जैसे आपको पूछा जाए कि बच्चे से क्या आता है, तो बच्चे से आता है। आपकी मेथोडोलॉजी पर बात नहीं करेंगे हम कि आपने कैसे सिखाया। हाँ, ये जरूर है, दूसरे स्कूल में बताने के लिए उसको हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अच्छी प्रविधि आपके पास है, उस प्रविधि से आप सिखा रहे हैं, उसका यूज करेंगे दूसरे स्कूल में उसी प्रविधि से बच्चा सीख ले। तो शिक्षक संदर्शिका मोटी जरूर है, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है। किसके लिए है? शिक्षक के लिए। ध्यान दीजिए, किसके लिए है? मतलब बच्चे तो उसमें मतलब कोई महत्व उसका नहीं है कि बच्चे इसको ना पढ़ें। आप उसको पढ़िए, विचार करिए इसमें किन प्रविधियों के माध्यम से हम टीचिंग करें और उसको हम कराएं। दूसरी चीज है वर्क बुक। क्या चीज है? दूसरी किताब है वर्क बुक। मोबाइल साइलेंट रखिएगा, मोबाइल किसी का भी साइलेंट होना चाहिए।
वर्कबुक में ध्यान दीजिए, वर्कबुक की उपयोगिता क्या है। किताब के पीछे भी एक्सरसाइज दिया होता है, लेकिन पढ़ाने के बाद वह एक्सरसाइज कम पड़ रही थी, बच्चे का अभ्यास करने के लिए कम पड़ रही थी। तो वर्कबुक का निर्माण किया गया है बच्चों को सीखे हुई विषय वस्तु का अभ्यास करने के लिए, न कि वर्कबुक पूरा हम बिना समझे भरने के लिए। सीखी गई विषय वस्तु का अभ्यास करने के लिए। यदि बिना समझे बच्चा वर्कबुक भर भी लेता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। थोड़ा भरे लेकिन समझ के भरे। और इन प्रक्रियाओं के साथ यदि आप 3 महीने लगे रहेंगे तब इसका क्रम बनेगा अच्छे से। 3 महीने समस्या जाएगी। तो पहली चीज यह है कि हमारी शिक्षक डायरी में ध्यान दीजिएगा, मैं जो फिर बोलने वाला हूं, जुलाई में भी मैं बोला था, 10:30 बजे हमारी शिक्षक डायरी में क्लियर हो कि आज हम बच्चे को क्या सिखाएंगे। बिंदु उसका क्लियर हो। कैसे सिखाएंगे अलग बात है, आज हम सिखाने वाले क्या है ये आप दिनांक के साथ शिक्षक डायरी में लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें यह हो गया कि हम अपनी बच्चों की दक्षता के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसा नहीं विचार करेंगे तो जुलाई में भी ABCD पढ़ाना है और अप्रैल में भी ABCD पढ़ाना है। यह घटना तभी घटित होती है। बच्चों के स्तर के अनुसार हम अपनी डायरी में लिख लिए हैं कि आज हम बच्चों को कौन सी विषय वस्तु पढ़ाएंगे। अब विषय वस्तु कहां से मिलेगी? पूरी किताब A to Z आप देख लीजिए, यहां से वहां तक उनके विषय वस्तुओं को आप लिख लीजिए। लिखने के बाद उसका शार्ट आउट कर लीजिए। बहुत ज्यादा हो रहा है, छोटा आप बना लीजिए। जैसे आप सोचिए कि हमारे पास अभी 4 महीने बचे हैं पढ़ाने के लिए, तो 4 महीनों में हम और कितना मैं कर लूं, हमारे बच्चे कुछ सीख जाएं। 1 महीने में कितना सीखेंगे, दूसरे महीने कितना सीखेंगे, तीसरे महीने कितना सीखेंगे, इसकी सूची हम तैयार कर लें महीने बाद। तो हर हालत में हमारे पास शिक्षक डायरी होनी चाहिए। आज मैं मैसेज में भी लिखा था, आदेश में लिखा था, लाने के लिए भी राज्य शिक्षा केंद्र से भी निर्देश है, फिर भी नहीं लेके आए। तो शिक्षक डायरी अनिवार्यता हो। नंबर 2, जो हम बिंदु लिखे हैं उसी बिंदु पर बच्चे को हम पढ़ाएंगे, उसी टॉपिक पर पूरे दिन। नंबर 3, होमवर्क में वही टॉपिक हम होमवर्क देंगे। जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं केवल उसी टॉपिक को हम होमवर्क में देंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा टॉपिक नहीं। नंबर 4 सबसे जो महत्वपूर्ण है, अगले दिन पढ़ाने से पहले उसी टॉपिक को पूछेंगे, चाहे हमारी 6 से 8 कक्षा हो अथवा 1 से 5 कक्षा हो। यदि आप 3 सीक्वेंस, 3 हमारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, शिक्षक डायरी लिखना, उसी बिंदु को पढ़ाना, होमवर्क देना और होमवर्क पूछना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं जाएगी। कृपया हाथ उठाइए, कितने आप में से इसमें करते हैं इन 4 बिंदुओं पर शिक्षक डायरी में लिखना। हाँ, जितेंद्र का ठीक है। तो फिर उसी बिंदु को पढ़ाना, वही होमवर्क देना। अच्छा, होमवर्क देने में बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। होमवर्क जब दीजिए बोर्ड पर लिखिए, छोटे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, हमारे पास 10-5 जो बच्चे हैं तब कॉपी में लिख दीजिए। सुबह जो 10 बजे लाइन लगवाते हैं उनको प्रेयर के लिए, 4:30 प्रेयर लगा करके उनके दिमाग में फिर आप डाल दीजिए कि आपका होमवर्क है। बहुत सिंपल, उनकी भाषा में, बघेली भाषा में यह कई किया है। और एक चीज और कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लीजिए अपने स्कूल का, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में सभी अभिभावक गांव के सभी लोगों को जोड़ लीजिए। और जोड़ने के बाद आपके स्कूल में जो बच्चे अच्छा बताते हैं उसका वीडियो, अपने पढ़ाने का भी, बच्चों का भी, आप छोटे वीडियो भेजिए। और एक चीज बहुत सरल है, बहुत सिंपल सी है, इसको आप प्रयोग करके देखिएगा। मान लीजिए आपके गांव की स्कूल है, स्कूल कब लगती है, कब छुट्टी होती है, पता चलना चाहिए। सूचना की घंटी 10 बजे। घंटी कितने स्कूल में है, कृपया हाथ उठाएं। है ना? तो 10 बजे सूचना की घंटी लगाइए।
अब 4:30 बजे जब छुट्टी हो, ऐसा माहौल बनाइए, सपोज दैट बच्चे को आपने सिखा दिया माई नेम इज राकेश, आई स्टडी इन क्लास सेकंड, बस 2 लाइन, और कह दीजिए कि इसको आप बोलते हुए जाना अपने घर। सभी बच्चे नहीं बोलेंगे, लेकिन 3, 4, 5 और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ेगा। और जिस दिन बैग उठा करके पीछे रख करके, ऐसे बच्चे आते हैं ना बिना चप्पल के, 4 बटन खुली हुई बैग ऐसे उठा कैसे भागते हैं, और अंग्रेजी 4 वाक्य बोलते हुए जब निकलेगा, 1 वाक्य 2 वाक्य, अब गांव के जब लोग सुने ही, ऑटोमेटिक इसका एक शैक्षिक वातावरण बनेगा। जिस दिन के मुंह से सुनेंगे कि ये तो दूसरी भाषा बोल रहा है, सीख रहा है, समस्या दूर हो जाएगी। आजकल अच्छी स्कूल बनाने के लिए सबसे जरूरी है इंग्लिश, सबसे जरूरी है, क्योंकि ये समाज का कहना है, वर्तमान का समय का कहना है। इस परिवेश में अंग्रेजी और कंप्यूटर यदि नहीं बनता है तो निरीक्षण की श्रेणी में है। किसी भी व्यक्ति से 2 चीजें नहीं आती हैं, तो इंग्लिश और कंप्यूटर। जैसे साक्षरता चल रहा है तो हम लोग उसमें, आप समझ लीजिए कि हर काम उसी से हो रहा है, तो बनना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं काम दे रहा हूं कक्षा 1, 2 के जो आप सभी शिक्षक हैं, अपनी डायरी में हिंदी में क्या क्या बच्चों से आना चाहिए नोट करिए, बिंदु बनाइए। अंग्रेजी में क्या क्या आना चाहिए, गणित में क्या क्या आना चाहिए। अभी इसको सॉर्ट आउट का आज करेंगे यहीं इसी संवाद में। अब इधर आते हैं 6 से 8 में। आपका आज का टॉपिक है कक्षा में प्रश्नों का महत्व। प्रश्नों का महत्व से तात्पर्य है कि हम विद्यार्थियों से अधिक अधिक प्रश्न पूछ करके उनसे संवाद करें। कैसे संवाद कर सकते हैं और क्या पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान, हमको भूगोल पढ़ाना है। अब भूगोल पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 पूरा आप देखेंगे 6 से 8 तक। मान लीजिए 6 से 8 की कक्षा है, हम अकेले शिक्षक हैं। सबसे अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक बच्चों को अक्षांश और देशांतर नहीं मालूम होगा तो इनसे ये विषय अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। कितने यहां पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, कृपया हाथ उठाइए। बस इतने ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग। ठीक। अक्षांश और देशांतर की परिकल्पना को यहाँ पर अभी सभी शिक्षकों के बीच में हम में से कोई आकर के यहाँ बताएं कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं। ये ग्लोब में किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए इनका निर्माण किया गया है कि हम उसको जान सके कि ये स्थान हमारा किस जगह पर नियत है। तो देशांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम होती है, देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण होती हैं, और अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम होती हैं। इनकी संख्या 360 होती है देशांतर, क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार होती है, ध्रुवों पर जा करके मिल जाती, सकरी हो जाती हैं और भूमध्य के सर्पिल बड़ी होती जाती है। देशांतर रेखाएं सभी बराबर होती है, समांतर नहीं होती, तो सभी बराबर होती है। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है, और उसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः छोटी होती जाती है।